Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside Classes, and today we are going to discuss about concept, theories and subfields of archaeological anthropology. So let's start. Theoretical paradigms descriptive to scientific period to interpretative period. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अर्ली अप्रोच था आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ का वो डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, देन ये चेंज हुआ, साइंटिफिक एक अप्रोच आया तो साइंटिफिक पीरियड देख सकते हैं, एंड देन कम्स टू इंटरप्रिटेटिव जो लास्ट जो पीरियड था। मीन्स आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट में अगर हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी को हम देखें तो जो अर्ली अप्रोच था वो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच था, देन साइंटिफिक अप्रोच आया एंड देन इंटरप्रिटेटिव अप्रोच आया। इसको तीन रेंज थ्योरीज में बांट दिया गया। इसमें लो रेंज थ्योरी, मिडिल रेंज थ्योरी एंड हाई रेंज थ्योरी। जिसमें लो रेंज थ्योरी में अर्ली अप्रोच आता है जो बिफोर 1960s। तो बिफोर 1960 डिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच अपनाते थे। वो जस्ट वो जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होती थी उसको जो मटेरियल आर्टिफैक्ट्स मिलते थे, उनको रिमेन्स मिलते थे, उनको एज सच वो डिस्क्राइब कर दिया करते थे। वो जो भी पास से रिलेटेड हमको मटेरियल रिमेन्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स या आर्टिफैक्ट्स जो कुछ भी मिलते थे उनको हम बस डिस्क्राइब कर दिया करते थे। उसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं लगाया जाता था, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं। और ये क्लासिफिकेटरी अप्रोच भी उस समय डेवलप हुआ। पहली बार 3A सिस्टम आया बाय CJ थॉमसन, जो कि 1836 में उन्होंने दिया पहला सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। तो जो आर्कियोलॉजिकल एजेस हैं उनको डिवाइड किया। सबसे पहले उन्होंने एक क्लासिफिकेटरी अप्रोच दिया, सिस्टम दिया 3A सिस्टम, CJ थॉमसन, क्रिश्चियन जे थॉमसन ने। और इसमें उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जो अर्ली स्टेज थी वो स्टोन एज थी, देन ब्रॉन्ज एज आती है एंड देन आयरन एज आती है। तो उन्होंने तीन भागों में डिवाइड कर दिया पूरे आर्कियोलॉजिकल जो हिस्ट्री थी हमारी प्री हिस्ट्री, उसको तीन भागों में बांट दिया। सबसे पहले स्टोन एज रखा, देन ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। तो उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, जो कल्चर का इवोल्यूशन हुआ है, हमारा जो आर्कियोलॉजिकल पास्ट है, जो रिमेन्स के थ्रू हमको पता चलता है, वो उसके आधार पर उन्होंने बताया कि सबसे पहले स्टोन एज आया है, फिर जो है ब्रॉन्ज एज आया एंड देन आयरन एज आया। तो इसके तो ये फुल प्रूफ नहीं कर पाए थे। जब उनका एक टीम लीडर थे जो वॉर्सा थे, उन्होंने बताया नहीं ये अप्रोच सही है और पहले स्टोन एज आई होगी, क्योंकि सबसे पहले जो लिथिक एज थी, लिथिक जिसको स्टोन एज कहते हैं, वो सबसे पहले आया होगा जब हमारे पास कोई रॉ मटेरियल नहीं थे। हमने ह्यूमन अपनी अर्ली स्टेजेस में था, कल्चर उन्होंने अभी नया नया डेवलप किया था। जो मैन मेड एनवायरनमेंट जिसको कल्चर कहते हैं स्कोविड के द्वारा, वो अभी नया नया ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया गया था, क्योंकि उनके हैंड में तमाम चेंजेस आए थे, ग्रिस्पिंग पावर डेवलप हुई थी, पावर एंड प्रिसाइजन ग्रिस्प। तो इस तरह जो तमाम ह्यूमन इवोल्यूशन में हम जो चेंजेस देखते हैं वन स्टेज आफ्टर अनदर, होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस एंड देन निएंडरथल और होमो सेपियंस, ये सारा जो हम स्टेज आफ्टर स्टेज देखते हैं पैलियोलिथिक से मीसोलिथिक एंड देन जियोलिथिक में, वो सारा कुछ हमको ये शो करता है कि कैसे स्टेज आफ्टर स्टेज कल्चर का इवोल्यूशन हुआ। तो क्लासिफिकेटरी अप्रोच जो है ये बताता है, ये एक इवोल्यूशनरी अप्रोच है। ये एक इवोल्यूशनरी अप्रोच है इस मामले में, क्योंकि अर्ली ह्यूमन कैसे हुआ करते थे और धीरे धीरे समय के साथ उनमें क्या चेंजेस हुए। तो बॉडी में जो चेंजेस हुए, ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है उसी के साथ साथ उसका कल्चरल इवोल्यूशन होता है। और यही दिखाई देता है हमारे 3A सिस्टम में कि इवोल्यूशन कैसे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो दिखता है कि पहले स्टोन एज आई होगी, देन मेटल का इन्वेंशन हुआ तो ब्रॉन्ज एज आया, एंड देन और फर्दर इन्वेंशन हुए थे आयरन एज आया। तो ये भी मेटेलिक एज ही है, ठीक है, आयरन एज। तो इस तरह CJ थॉमसन का ये 3A सिस्टम था जो एक इवोल्यूशनरी अप्रोच बताता है, क्लासिफिकेटरी अप्रोच है। और इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हिस्टोरिकल अप्रोच दिया जाता है फ्रेंच बुआस के द्वारा। तो अभी तक जस्ट डिगिंग के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के द्वारा कहीं पे कुछ खुदाई हुई और उससे जो प्राप्त हुआ उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया कि ये चीज़ ये है और पास्ट में ऐसा कुछ रहा होगा। ज़्यादा हम उसमें अपना साइंटिफिक अप्रोच नहीं लगा पाते थे। तो ये एक इवोल्यूशनरी अप्रोच था।
जो कि कॉम्परेटिव भी था कि अर्ली स्टेजेस में मतलब जैसा कि हम अगर क्लासिकल जो इवोल्यूशनिस्ट थे, जो कल्चरल इवोल्यूशनिस्ट थे जिन्होंने कि सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन की टाइलर मॉर्गन ने दिया था, उनसे अगर कंपेयर करें तो एक कॉम्परेटिव अप्रोच भी इसको कहा जा सकता है। तो ये क्लासिफिकेटरी इवोल्यूशनरी अप्रोच, जिसको कि कॉम्परेटिव अप्रोच भी कह सकते हैं, 3A सिस्टम के द्वारा दिखाई देता है। ठीक है। देन हिस्टोरिकल अप्रोच आता है। तो हिस्टोरिकल अप्रोच में फ्रेंच बोआज जो है इसके पॉइनियर लीडर थे, जिन्होंने बताया कि हिस्ट्री को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर पास्ट के बारे में हमको जानना है तो जस्ट बाय डिगिंग द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हम पूरा पास्ट मतलब नहीं समझ सकते हैं, और हमें पर्टिकुलर पीरियड्स को, पर्टिकुलर कल्चर्स को स्टडी करना ज़रूरी है। और सिर्फ सिविलाइजेशंस को नहीं बल्कि होल जो कल्चरल होल मैनकाइंड को स्टडी करना ज़रूरी है। और हिस्टोरिकल अप्रोच ज़रूरी है आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में, और इसको बताया फ्रेंच बोआज ने। तो फ्रेंच बोआज ने कल्चरल रिलेटिविज्म का अप्रोच दिया था, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का अप्रोच दिया था, और ये पहले साइंटिस्ट थे, पहले जिन्होंने मतलब सभी ब्रांचेस में इनका इक्वल कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने 4 फील्ड अप्रोच दिया एंथ्रोपोलॉजी में, इसमें कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर सोशल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो 4 फील्ड अप्रोच फ्रेंच बोआज के द्वारा दिया गया। इन्होंने एथनोग्राफी या फादर ऑफ एथनोलॉजी कहे जाते हैं, फादर ऑफ एथनोग्राफी कहे जाते हैं। और ये जो सबसे पहले जो एथनोग्राफिक टेक्निक अप्लाई की गई बेफिन आइलैंड में, उन फ्रेंच बोआज के द्वारा ही की गई थी। तो फर्स्ट सिस्टमैटिक एथनोग्राफिकल वर्क वाज डन बाय फ्रेंच बोआज। तो एथनोग्राफी की मदद से हम कैसे हिस्ट्री जान सकते हैं, आर्कियोलॉजी में एथनोग्राफी की कैसे मदद ली जाती है, सबसे पहले फ्रेंच बोआज की द्वारा ही बताया गया। तो उन्होंने एथनोग्राफिक मेथड को लाया। सबसे पहले उन्होंने हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें कि पर्टिकुलर कल्चर्स को स्टडी करने के लिए कहा गया। और कल्चरल रिलेटिविज्म का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें कि हर कल्चर अपने आप में खास होता है। उन्होंने बताया कि कोई भी कल्चर सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता। तो इस तरह ही वॉज एन अमेरिकन डिविजनिस्ट, वो एक अमेरिकन डिविजनिस्ट थे, और उन्होंने इस तरह डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए। सैल्वेज एथनोग्राफी भी इन्हीं का दिया हुआ कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि उनके अनुसार कि जो प्री हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स हैं या जो रिमेन्स हमको मिलते हैं, उसको हमको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, प्रिजर्व करके डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए, जिससे कि आने वाली जनरेशन्स के लिए वो एक रिकॉर्ड के रूप में रहे और एक कल्चरल हेरिटेज का काम करे। तो इस तरह उन्होंने प्रिजर्व करने की बात कही इसको, और प्रोटेक्ट करने की बात की। जो हमारी जो एंशियंट पास्ट है उसको हम कैसे बचा कर रख सकते हैं, तो ये बाय विद हेल्प ऑफ सैल्वेज एथनोग्राफी, तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट था। तो ये हिस्टोरिकल अप्रोच दिया गया फ्रेंच बोआज के द्वारा। देन मिडिल रेंज थ्योरी आती है, जिसमें कि अभी तक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच से बात कर रहे थे कि जो पास्ट है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट अप्रोच, दैट इज साइंटिफिक अप्रोच। और यहाँ पर कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स की मदद से हम इस अप्रोच में मदद मिलती है। और यहाँ पर बोथ साइंटिफिक एक्सप्लोरेटरी अप्रोच है या डिस्क्रिप्टिव की भी मदद ली गई। तो not only describe the past but also explain with the scientific techniques। और यहाँ पर आता है न्यू आर्कियोलॉजी, एक नई ब्रांच आती है आर्कियोलॉजी में, न्यू आर्कियोलॉजी, जिसको प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। और प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी है इसलिए कल्चरल प्रोसेस अप्रोच भी कहते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज कल्चर प्रोसेस अप्रोच। और इसके जो फाउंडर थे वो थे लेविस विनफोर्ड। तो लेविस विनफोर्ड ने ही सबसे पहले 1960s में एक नया आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट लाया, जिसको न्यू आर्कियोलॉजी कहते हैं, प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने ही एथनो आर्कियोलॉजी भी काम किया था। तो सबसे पहले न्यू आर्कियोलॉजी, प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी, एथनो आर्कियोलॉजी, ये सारे नए कॉन्सेप्ट्स लेविस विनफोर्ड के द्वारा लाए गए इन 1960s। एंड उन्होंने बताया कि आर्कियोलॉजिकल डेटा को हम कैसे थ्योरी से कनेक्ट कर सकते हैं टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द पास्ट पीपल। तो जो अर्ली पीपल थे उनका बिहेवियर कैसा था, और जो क्योंकि जो बिहेवियर था वही उनके काम को इफेक्ट करता है। तो जैसा उनका वातावरण रहा होगा
जैसा उनका बिहेवियर होगा वैसे ही उनका कल्चर डेवलप किया होगा। तो चेंज क्यों हुआ? अगर हम कहते हैं कि अर्ली स्टेज ये थी और फिर देन कम टू नेक्स्ट स्टेज एंड देन नेक्स्ट स्टेज, तो ऐसा हुआ कैसे? उसमें कैसा ह्यूमन बिहेवियर रहा होगा, उन्होंने क्या किया होगा, कैसे हुआ होगा, ये सारा चेंज क्यों हुआ स्टेज आफ्टर स्टेज, और इसी को स्टडी किया न्यू आर्कियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में बाय लेविस विलफोर्ड। तो लेविस विलफोर्ड ने ये कॉन्सेप्ट लिया प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी या कल्चरल प्रोसेस अप्रोच। तो कल्चर जो है वन स्टेज टू अनदर क्यों चेंज हो रहा है, उसमें चेंजेस क्यों हो रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने आर्टिफैक्ट्स को थ्योरीज के साथ कनेक्ट किया और उनके लोगों के बिहेवियर से मतलब जोड़कर देखा जाने लगा कि वो कैसा बिहेवियर रहा होगा, और इस तरह बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश की गई पहली बार। तो सिर्फ आर्टिफैक्ट्स को नहीं हम मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं, अब हम आर्टिफैक्ट्स को पास्ट ह्यूमन बिहेवियर से लिंक कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज न्यू आर्कियोलॉजी और प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी और कल्चरल प्रोसेस अप्रोच। And this was scientific approach, a new approach which takes the help of scientific techniques like absolute dating techniques and computing techniques. Here नेचुरल साइंसेस की भी मदद ली गई, जिसमें कि हम नेचर से कैसे कनेक्ट करके दे सकते हैं, इसमें एनवायरनमेंट का या इकोलॉजी का क्या रोल रहा होगा ह्यूमन माइंड को, मतलब उसके बिहेवियर पर क्या असर पड़ा होगा, उसके कल्चर कैसे डेवलप किया होगा डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में। तो एनवायरनमेंट का रोल भी यहाँ पर हम देखते हैं, मेटेरियलिस्टिक थ्योरीज को जोड़कर देखते हैं। तो हियर आर्कियोलॉजिकल डेटा इज लिंक्ड विद एनवायरमेंटल and ecological and materialist theory or the view of culture linked with the natural sciences। ठीक है, तो नेचुरल साइंसेस जिसमें कि जूलॉजी, बॉटनी, मतलब जो बायो मतलब नेचुरल साइंसेस, जियोलॉजिकल साइंसेस, इन सारे से हमने जोड़ कर देखा कि क्योंकि जो ह्यूमन है वो नेचर के साथ इंटरैक्ट करता रहा होगा अर्ली एनवायरनमेंट, बिकॉज बिना एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो उसने जब इंटरेक्शन किया होगा नेचर के साथ तभी कल्चर का जन्म हुआ। ठीक है, तो जो मैन मेड पार्ट ऑफ द मैन मेड पार्ट है उसी को हम कल्चर कहते हैं, बाकी सब नेचर है। नेचर के अलावा जो भी एनवायरनमेंट है मैन मेड पार्ट एनवायरनमेंट का, उसी को हम कल्चर कहते हैं। तो ये कल्चर की उत्पत्ति कैसे हुई? विद द मतलब इंटरेक्शन, मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ तभी कल्चर की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुई। और इसीलिए उन्होंने एनवायरनमेंट को रिलेट किया, जो ह्यूमन के मतलब वर्क्स थे वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन से उन्होंने टूल मेकिंग प्रोसेस की, या उनको अपने सब्सिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना पड़ा, और जिसके बाद कल्चर की उत्पत्ति हुई। तो टूल मेकिंग प्रोसेस और बाद में और भी कल्चर के डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं वो डेवलप हुए। तो इस तरह ये एक न्यू आर्कियोलॉजी अप्रोच दी गई लेविस विलफोर्ड के द्वारा। प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी भी इसी को कहते हैं, कल्चर प्रोसेस भी कहते हैं, और इसी से जुड़ा है एथनो आर्कियोलॉजी, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। इसी में एक डिफरेंट थ्योरी थी सिस्टम थ्योरी, जो केंट फ्लैनरी के द्वारा दी गई थी। उन्होंने बताया कि जैसे एक सिस्टम डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट से मिल के बना होता है, जैसे हमारा बॉडी का सिस्टम है, वो छोटे छोटे मतलब पहले सेल्स आती हैं, टिश्यूज आते हैं, फिर और जो मतलब ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन का सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। उसी तरह कोई भी चीज़ अगर हम स्टडी करते हैं तो सिस्टम थ्योरी ने बताया कि अगर सिस्टम को स्टडी करना है, किसी भी कल्चर को स्टडी करना है, तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स में पहले उसको डिवाइड कर दीजिए, उन पार्ट्स को स्टडी करिए, उससे होल सिस्टम को हम स्टडी कर सकते हैं। तो यही सिस्टम थ्योरी था। देन कम टू द हाई रेंज थ्योरी। तो कैसे कैसे देखिए चेंज आ रहा है, लो रेंज थ्योरी से हम मिडिल रेंज थ्योरी की तरफ बढ़े, और भी नए उसमें डेवलपमेंट्स होते हैं। तो जो इंटरप्रिटेटिव अप्रोच आता है, नेक्स्ट अप्रोच, जिसको हम इंटरप्रिटेटिव अप्रोच कहते हैं। तो हम डिस्क्रिप्टिव टू साइंटिफिक एंड देन इंटरप्रिटेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें आता है पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी। मीन्स प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी के बाद की जो आर्कियोलॉजी है उसको हम पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी कहते हैं, और ये 1970s में डेवलप होती है। ठीक है,
तो 1960s में लेविस विनफोर्ड के द्वारा न्यू आर्कियोलॉजी प्रोसेसिबल आर्कियोलॉजी लाई गई, एंड देन 1970s में, लेट 1970s में प्रोसेसिबल आर्कियोलॉजी का जन्म होता है। और यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट स्ट्रेस करते हैं ऑन मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द पास्ट, नॉट अ सिंगल इंटरप्रिटेशन, बिकॉज इंटरप्रिटेशंस बहुत सारी होंगी तो हम उससे कुछ कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर एक सिंगल इंटरप्रिटेशन होगी, क्योंकि हर सिंगल इंटरप्रिटेशन किसी न किसी रिसर्चर के बायस से जुड़ी हो सकती है। उसमें किसी भी रिसर्चर का बायस अपना अपना कुछ पर्सनल उसमें वो डाल सकता है डेटा, किसी कल्चर से जुड़ा होगा तो इसलिए बायसनेस से बचने के लिए मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ पास्ट में यहाँ पर फोकस किया गया, स्ट्रेस किया गया, एज ईच इंटरप्रिटेशन इज अफेक्टेड टू सम डिग्री बाय रिसर्चर्स बायस। एंड यहाँ पर एमिक पर्सपेक्टिव को भी, जो नेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर भी फोकस किया गया। दे आर्ग्यूड दैट जस्ट बाय टेस्टिंग द हाइपोथेसिस complex human behavior could not be investigated, and it was the period of feminist and post-modern movements। तो जब लेट 1970s में जब पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी का जन्म होता है, तो उस समय फेमिनिस्ट या कह सकते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट्स थे वो दूसरे डिसिप्लिन में चल रहे थे, तो इसका प्रभाव आर्कियोलॉजी में भी पड़ा, और आर्कियोलॉजी में भी इन्फ्लुएंस्ड होकर उससे इन्होंने जो वीमेन का रोल है या चिल्ड्रन का रोल है कल्चर में, या जो सोसाइटी एज ए होल, कल्चर एज ए होल में उनका क्या योगदान रहा होगा अर्ली कल्चर्स में, इस पे उन्होंने फोकस करना शुरू किया। तो विमेन का क्या रोल रहा होगा, चिल्ड्रन का, माइनॉरिटीज का, क्योंकि ये डेटा पहले इग्नोर किए गए थे, these data previously ignored, तो इन्होंने इस पे ध्यान देना शुरू किया। तो पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी में दो चीज़ें सामने आती हैं जो कि बाकी अर्ली अप्रोचेस से अलग हैं। वो ये हैं कि एक तो इन्होंने फेमिनिस्ट या पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट से प्रभावित होकर विमेन, चिल्ड्रन और माइनॉरिटीज़ के योगदान या कॉन्ट्रीब्यूशंस को ध्यान देना शुरू किया कि पास्ट कल्चर में उनका क्या योगदान रहा होगा कल्चर में। और दूसरा उनका क्या था कि अभी तक हम नेचुरल साइंसेस से जोड़कर देख रहे थे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कल्चर में, पर यहाँ पर हमने देखा कि अर्ली वर्ल्ड व्यू कैसा रहा होगा लोगों का, नॉट ओनली ह्यूमन बिहेवियर और द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, बट हियर वी स्टडी द वर्ल्ड व्यू और द रिलीजन और द कॉग्निटिव बिहेवियर with the help of archaeological records। तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स की मदद से हम लोगों ने इस तरह के डेटा पर भी डेटा कलेक्शन करना शुरू किया, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू की कि अर्ली ह्यूमन का वर्ल्ड व्यू क्या रहा होगा, वो कौन सी उनकी रिलीजियस बिलीव्स रही होंगी, किस देवी देवता को मानने वाले रहे होंगे, उनका कॉग्निटिव बिहेवियर, उनका माइंड कैसा रहा होगा, वो कैसा सोचते थे, उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी थी, जो समय के साथ उसमें बदलाव आया होगा तो वो क्यों आया होगा, ये सारा कुछ डिफरेंट फैक्टर्स को उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। तो हियर द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स वर लिंक्ड विद सोशल साइंसेज। तो इंटरडिसिप्लिनरी यहाँ पर रहता है कि बहुत सारे साइंसेस की मदद लेकर हम किसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को डिफरेंट एंगल से स्टडी करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर इन्होंने भी ये किया और यहाँ मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस की गए पास की, जिससे कि आइडिया लगता है कि क्या रहा होगा पास्ट में, जो अर्ली सोसाइटीज़ रही होंगी, अर्ली कल्चर के रहे होंगे, उसमें कैसा ह्यूमन बीइंग रहे होंगे, कैसे सोसाइटीज़ थी, वो कैसे रहते रहे होंगे, और उसमें प्रत्येक सदस्य का क्या योगदान रहा होगा। ये सारा कुछ हम पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी में पढ़ते हैं, और यहाँ पर सोशल फैक्टर्स पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। तो एम्फेसिस जो है यहाँ पर सोशल फैक्टर्स पर ज़्यादा है, और जो साइंटिफिक टेक्निक्स कुछ पोस्ट प्रोसेसुअल पीरियड में जो इंटरप्रेटिव अप्रोचेस में इस्तेमाल की गई, जिसमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, जीआईएस सिस्टम है, ये सारा कुछ आ सकता है। देन कम टू द सब फील्ड्स ऑफ आर्कियोलॉजी। अब कुछ सब फील्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे एथनो आर्कियोलॉजी है। अब एथनो वर्ड होता है कि पीपुल, एंड आर्कियोलॉजी मीन्स हिस्ट्री, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। तो हिस्ट्री को जो मटेरियल रिमेन्स की सहायता से जो भी कुछ हम पास्ट को स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजी है, ठीक है।
और एथनो मीन्स होता है लिविंग पीपुल। तो लिविंग को हम कैसे आर्कियोलॉजी से जोड़ते हैं? अभी तक तो हम पास्ट को स्टडी कर रहे थे, जो ऐसे पास्ट ह्यूमन थे जो कि अब इस समय नहीं थे, उनको हम स्टडी कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। पर यहाँ पर एथनो आर्कियोलॉजी जोड़ने का मतलब ये होता है कि हम कॉन्टेम्परेरी पीपुल्स या लिविंग पीपुल्स को स्टडी करते हैं, और जो हम आर्कियोलॉजिकल डेटा पाते हैं उससे मतलब उसमें हेल्प मिलती है कि आज ऐसा कल्चर है तो पास्ट में ऐसा कुछ रहा होगा, उससे हम अनुमान लगाते हैं। तो लिविंग कल्चर्स को स्टडी करते हैं यहाँ पर, और उसकी मदद से हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के बारे में या पास्ट के बारे में अनुमान लगाते हैं कि ऐसे कल्चर्स, ऐसी सोसाइटीज रही होंगी, उनका कल्चर ऐसे डेवलप हुआ होगा, और उन्होंने इन विधियों से, इन तरीक़ों से उस समय अपनी लाइफ में डिफरेंट नए इन्वेंशंस किए होंगे, इस तरह उनकी लाइफ उनका सर्वाइवल इस तरह रहा होगा, उनका सब्सिस्टेंस इकोनॉमी ऐसी रही होगी। तो करंट लोगों, मतलब अभी लिविंग पीपुल या कंटेम्प्रेरी पीपुल को स्टडी करके हम पास्ट के बारे में अनुमान लगाते हैं, क्योंकि जो अभी जैसे कि ट्राइबल पीपुल्स को कुछ मान लीजिए, जैसे ये कुछ बिरहोर्स हैं या बैगाज होते हैं या पहाड़ी कोरबा ट्राइब्स हैं, ये कुछ अभी भी हंटिंग गैदरिंग प्रैक्टिसेस करती हैं। तो जब हम पास्ट के ह्यूमन की पढ़ते हैं कि पैलियोलिथिक कल्चर में लोअर पैलियोलिथिक या मिडिल अपर पैलियोलिथिक तक हंटिंग गैदरिंग टेक्निक्स हमको दिखाई देती हैं, वो द मेन वेयर हंटर गैदरर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो आज भी हंटर गैदरर जो हैं, जो भी लिविंग पीपल्स हैं, जो भी इस समय हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन जो कि अभी हंटिंग गैदरिंग प्रैक्टिसेस करती हैं कभी कभी, उनको देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो भी ऐसा कुछ करते रहे होंगे, उनका भी जो लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी ही रही होगी, उन्होंने ये टूल्स या ये इनकी मदद से हंटिंग गैदरिंग की होगी, और उन्होंने ये रॉ मटेरियल्स यूज़ किए होंगे। तो ये एक अनुमान लगाते हैं। तो लिविंग पीपुल या कंटेम्प्रेरी पीपुल को स्टडी करके और हम पास्ट के बारे में अनुमान लगाते हैं, और यह हम उसको अनुमान लगाने के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं एथनो आर्कियोलॉजी। एंड दिस टर्म एथनो आर्कियोलॉजी was first coined by J.C. Hughes in 1900, and this technique was first advocated by Lewis Binford, father of processual or new archaeology in 1960s. In this approach, the ethnographic analogy, interpreting past cultures on the based on the similarities observed in ethnographically described living cultures and societies, is used to understand and interpret the archaeological record through observing contemporary peoples. तो यहाँ एथनोग्राफिक स्टडीज़ की मदद ली जाती है, जो कि अभी प्रेजेंट में लोग हैं, जो लिविंग कल्चर्स हैं, जो कंटेम्प्रेरी पीपल्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एथनोग्राफी, और उससे हम इंटरप्रेट करते हैं पास्ट कल्चर्स को, क्योंकि जो सिमिलरिटीज़ हमें दिखाई दे रही हैं आज के कल्चर और उस कल्चर में, उससे हम सीधे सीधे इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अर्ली कल्चर्स कैसे रहे होंगे। Binford used this technique in interpreting the hunting artifacts found in Inuit excavations by studying the debris left behind by contemporary Inuit peoples at hunting sites. In this way, the past cultures can be interpreted on the basis of studying living cultures. तो उन्होंने इनुइट पीपल्स को स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि जो वो जहाँ पर हंटिंग साइट पर उन्होंने कुछ छूटा था डेब्रिस, उसको उन्होंने स्टडी करके अंदाज़ा लगाया कि पास्ट जो कल्चर्स रहे होंगे इनुइट पीपल्स के, वो कैसे हंटिंग प्रैक्टिसेस या हंटिंग आर्टिफैक्ट्स का कितना इस्तेमाल करते रहे होंगे। Experimental archaeology. This experimental archaeology is also known as reconstruction archaeology or reconstructional archaeology. In this, carefully controlled modern experiments are made to understand the archaeological record, and this involves the recreating or reconstructing tools, structures, or events, or replicating past conditions or events found in the past to know how ancient people did these things in past. तो एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी, एक्सपेरिमेंट मतलब होता है कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल्ड कंडीशंस में जब भी कुछ हम करते हैं तो अक्सर एक्सपेरिमेंट लैब में किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट लैब में किए जाते हैं, पर यहाँ पर आर्कियोलॉजी वर्ड जुड़ा है, तो जब भी कुछ हम नया क्रिएट करते हैं,
जो कुछ भी पास्ट में था वैसा ही कुछ करने की जब कोशिश करते हैं तो रिक्रिएट करना, रिकॉन्स्ट्रक्ट करना उन टूल्स को, जिनकी मदद से फॉर एग्जांपल अगर वॉल बनाया होगा उन्होंने, कोई हट लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसमें उनने वॉल में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ किए होंगे, किन किन टूल्स की मदद ली होंगी, तो हम एक वॉल फॉर्मेशन करेंगे और जिसमें उन टूल्स या उन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करेंगे। तो इस तरह रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं हम किसी चीज़ को, रिक्रिएट करते हैं उन टूल्स को, उन स्ट्रक्चर्स को या उन इवेंट्स को, या रेप्लिकेट कर देते हैं पास्ट की कंडीशंस या इवेंट्स को। तो उससे हमें पता चलता है कि एंशियंट पीपल कैसे करते रहे होंगे, इन सारी किन किन टेक्निक्स को अडॉप्ट करते रहे होंगे, या कैसे इन सारी सिचुएशंस को, इन कंडीशंस में वो किन किन चीज़ों की मदद लेते रहे होंगे, या कैसे इन चीज़ों को परफॉर्म करते रहे होंगे। ये हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं और इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने archaeological record को। So it provides the data or information that can be used to aid in interpretation of the archaeological record. It helps to archaeologists to bridge the gap between past and present. तो क्योंकि हम जो अभी फिर से रिक्रिएट करके हम पास्ट के बारे में अंदाजा लगाते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इस तरह हम कह सकते हैं कि इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल बाय ट्री फेलिंग विद रिकंस्ट्रक्टेड एजेस एंड एक्सेस। अब हमने जो उस समय वो एक्सेस एंड एजेस बनाते थे, मीन्स नियोलिथिक कल्चर, उन्होंने सबसे पहले एक्सेस एंड एजेस बनाए, जो मेटालिक भी बनाए, और उसके पहले तो वो स्टोन के हुआ करते थे हैंड एक्सेस, लेकिन बाद में मेटालिक एक्सेस एजेस बनने लगे विद द हेल्प ऑफ मेटल का जब इन्वेंशन हुआ न्यूलिथिक कल्चर में। और उन्होंने ट्री फेलिंग के लिए कैसे उसको यूज़ किया होगा उस जमाने में, तो उसको हम रिक्रिएट करते हैं उन कंडीशंस को, और एक ट्री को काटने की कोशिश करते हैं इन एक्सेस या एजेस की वजह से, तो हमको पता चलता है कि उन्होंने कैसे किया होगा। ठीक है, इसी तरह हट या वॉल्स को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, किसी बिल्डिंग को बनाने की कोशिश करते हैं जैसा कि एंशियंट में कुछ बनी रही होंगी, सेम वैसा करने की जब हम कोशिश करते हैं। एग्रीकल्चर फॉर्म्स रिक्रिएट करते हैं। मान लीजिए कुछ जगहों पे स्टडी किया गया कि जो फ्लड से बचने के लिए वो एक जमीन की सतह से थोड़ा ऊंचाई पर फॉर्म क्रिएट करते थे, ऐसे ही कुछ हमने कोशिश की, और तो एंशियंट एग्रीकल्चर फॉर्म्स को हमने रिक्रिएट किया। और इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन समय की उन एनवायरमेंटल कंडीशंस में कैसे वो रहते रहे होंगे और किन किन तकनीकों की मदद लेते रहे होंगे। तो दे एग्जामिन द आर्टिफैक्ट्स और द मटेरियल्स टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड बाय देन और द पास्ट पीपल। तो इस तरह जो प्रेजेंट एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय के लोग कैसे करते रहे होंगे। तो उन्हीं कंडीशंस को, उन्हीं टूल्स को रिकंस्ट्रक्ट करके, उन्हीं कंडीशंस को या इवेंट्स को रेप्लिकेट करके, रिक्रिएट करके हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि हाउ द एंशिएंट पीपल डिड दीज थिंग्स इन द पास्ट। ओके, देन कम्स द एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी। यहाँ पर एनवायरमेंट वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये आर्कियोलॉजी पूरी तरीके से एनवायरमेंट को स्टडी करती है, मीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो भी पास्ट में एनवायरमेंटल कंडीशंस रही होंगी उसका उन समय के कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा होगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने न्यू आर्कियोलॉजी भी पढ़ी, उसमें भी बिनफोर्ड ने एनवायरमेंट को एक मेन फैक्टर देखा था कि इकोलॉजी पर बेस्ड था उनका जो न्यू आर्कियोलॉजिकल अप्रोच था। तो एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी वही बात है कि अर्ली एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी रही होंगी, और फिर वहाँ पे कौन कौन से फूड की अवेलेबिलिटी रही होगी, कौन कौन से प्लांट्स मिलते रहे होंगे, कौन कौन से एनिमल, मीन्स फ्लोरा फाउना कैसा रहा होगा, अर्थ कैसी रही होगी, सॉइल स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी रही होंगी, और इन सब का उनके कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 सब ब्रांचेस हो जाती हैं इसकी, जूओ आर्कियोलॉजी, आर्कियोबॉटनी एंड जियो आर्कियोलॉजी। जियो आर्कियोलॉजी तो नाम से पता चल रहा है कि जियोलॉजिकल कंडीशंस आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से जोड़कर देखी जा रही हैं इसमें। तो हम जियोलॉजी की यहाँ पे स्टडी करते हैं कि अर्थ जो स्ट्रेटा कैसा रहा होगा, सॉइल कैसा रहा होगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी रही होंगी, और इसी से जो अर्ली ह्यूमन कल्चर को हम बता सकते हैं कि अगर ये स्थितियाँ रही होंगी तो उस समय ह्यूमन कैसे डिफरेंट कंडीशंस में सर्वाइव करते रहेंगे, उनके कल्चरल
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहे होंगे। इस तरह आर्कियोबॉटनी और जू आर्कियोलॉजी से भी फाउना एंड फ्लोरा पता चलता है। जू आर्कियोलॉजी से फाउना एंड आर्कियोबॉटनी से फ्लोरा पता चलता है कि उस समय के प्लांट या एनिमल कौन सी स्पीशीज रही होंगी और वो उस पर सर्वाइव कैसे करते रहे होंगे। तो इनका ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन और ह्यूमन के लिए ये फूड अवेलेबिलिटी बनते रहे होंगे, ये सारा कुछ हमको पता चलता है। In this way, this gives better understanding of their lifestyle, food habits, diets, based on plant and animal, impact of environmental conditions on their culture and economy, etc. Then comes to सेटलमेंट आर्कियोलॉजी। ये भी एक सब फील्ड है आर्कियोलॉजी की, और यहाँ पर हम सेटलमेंट्स की स्टडी करते हैं। तो ये सारा नाम से पता चल जाता है कि इस आर्कियोलॉजी ब्रांच में किन चीज़ों की स्टडी की जाती है। जैसे कि सेटलमेंट आर्कियोलॉजी है तो जो ह्यूमन सेटलमेंट्स रहे होंगे उनकी स्टडी की जाती है। पास्ट में कैसे सेटलमेंट्स रहे होंगे, उनके टाइप्स कैसे रहे होंगे, हाउसिंग पैटर्न कैसा रहा होगा, रॉ मटेरियल उन्होंने क्या यूज़ किया होगा उन सेटलमेंट्स में। उसमें भी फिर रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स हो जाते हैं। तो अर्ली हट लाइक स्ट्रक्चर्स रहे होंगे, जो रूरल स्ट्रक्चर्स रहे होंगे। फिर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखते हैं कि हमको पूरा सिटी लाइक प्लानिंग दिखाई देती है, और वहाँ पर उन्होंने ब्रिक्स का इस्तेमाल करके कुछ अर्बन स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए थे। एक ग्रेन मतलब ग्रैनरी थी लार्ज, और तमाम नालियों का स्ट्रक्चर भी था वहाँ पर। मतलब वेल प्लान्ड सिटी स्ट्रक्चर था वहाँ पर, और रूम्स हुआ करते थे डिफरेंट हाउसेज में, कोर्टयार्ड होता था। तो सारा कुछ वहाँ पर हमको मिलता है। तो इसलिए अर्बन सेटलमेंट्स और रूरल दोनों तरह के। तो हमको सबसे पहले जो ह्यूमन सेटलमेंट के प्रमाण मिलते हैं मीसोलिथिक कल्चर में मिलते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक सेमी सीडेंट्री लाइफस्टाइल जब उन्होंने जीना शुरू किया बिकॉज ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। सबसे पहले एनिमल डोमेस्टिकेशन उस समय स्टार्ट हुआ, और जो मतलब इकोनॉमी में अचानक से उनमें चेंज आया एनिमल डोमेस्टिकेशन की वजह से। उन्होंने एक जगह रुकना शुरू किया, मतलब कुछ समय के लिए। फिर वो थोड़े दिन में मौसम बदलने में माइग्रेट किया करते थे। तो और या जो फूड अवेलेबिलिटी ना होने पर फिर वो अपनी जगह से दूसरी जगह जाए। तो इस तरह सेमी सेडेंटरी लाइफ होने की वजह से वहाँ से सेटलमेंट की शुरुआत, अर्ली सेटलमेंट लाइफ जो हमको मिलती है वो मीसोलिथिक कल्चर से मिलती है। और बाद में फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन तक हम देखते हैं कि अर्बन सेटलमेंट्स ह्यूमन ने क्रिएट कर लिए थे। तो इस तरह हम चेंज देख सकते हैं कि रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स हुए तो उनमें क्या चेंजेस, और फिर एनवायरनमेंट पे इन सेटलमेंट्स का क्या प्रभाव पड़ता है, जिन लैंडस्केप पे उन्होंने बनाया होगा वो सेटलमेंट्स। तो कुछ नेचुरल लैंडस्केप्स इस तरह जैसे कि हम देख सकते हैं। तो सेटलमेंट्स की जो भी स्टडी की गई, और या उनमें जो भी उनसे जुटे हुए डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उनको हम स्टडी करते हैं सेटलमेंट आर्कियोलॉजी में। और इसी से जुड़ा हुआ है लैंडस्केप आर्कियोलॉजी। मीन्स एक डेफिनेट लैंडस्केप पर ही सेटलमेंट बनाए जाते होंगे, जो कि एक नेचुरल लैंडस्केप हो सकता है, कोई हिली स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई वैली हो सकती है, और आसपास रिवर्स हो सकती हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं। तो ये कुछ नेचुरल लैंडस्केप होते हैं। और मैन मेड लैंडस्केप जिसमें कि सेटलमेंट्स आ जाते हैं, या ह्यूमन ने कुछ भी बनाया, अपने हैबिटेशन से जुड़ा हुआ कोई स्ट्रक्चर बनाया या कुछ और भी बनाया, वो सारा कुछ कल्चरल लैंडस्केप होते हैं। तो कल्चरल और नेचुरल लैंडस्केप को हम स्टडी करते हैं लैंडस्केप आर्कियोलॉजी में। इसको कहते हैं आर्कियो जियोग्राफी। इट्स ऑल्सो नोन एज आर्कियो geography, and both two types of landscapes, natural and cultural, are studied to reconstruct the past. means past में कैसा रहा होगा, अर्ली जो पास्ट हमारा अर्ली ह्यूमन कल्चर रहे होंगे उनमें इन लैंडस्केप्स को उन्होंने कैसे यूटिलाइज किया होगा, हाउ पीपल शेप देयर सराउंडिंग्स एंड हाउ these landscapes affect their culture. It studies how past people use their surrounding environments for various purposes like food, living. तो उन्होंने एक फॉर्म प्रैक्टिसेस जब शुरू की होगी, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पहली बार न्यूलिथिक कल्चर के समय, तो उन्होंने उस समय लैंडस्केप को कैसे इस्तेमाल किया होगा अपने लिए, लिविंग पर्पस के लिए कैसे इस्तेमाल किया होगा, सेटलमेंट बनाया होगा, या इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए कैसे उन्होंने लैंडस्केप पर वो मतलब डिपेंड रहे होंगे। तो ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं लैंडस्केप आर्कियोलॉजी से की मदद से। तो इसमें भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को हम लैंडस्केप से जोड़ कर देखते हैं।
और उससे डिफरेंट इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं अर्ली पास्ट कल्चर्स के बारे में। देन कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी आती है। कॉग्निटिव मीन्स होता है माइंड, माइंड से जुड़ा हुआ। कॉग्निटिव बिहेवियर मीन्स जो ह्यूमन माइंड है उसको जब हम स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, तो हमको एक नई ब्रांच मिलती है कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी। इट स्टडीज द माइंड ऑफ पास्ट पीपल, हाउ दे थॉट, देयर वेज ऑफ थिंकिंग। और ये जो वे ऑफ थिंकिंग या थॉट थिंकिंग प्रोसेस है, वो उनकी टूल मेकिंग एबिलिटी या जो कंस्ट्रक्शन एबिलिटी थी वो कैसे उसको शेप करता था। हाउ दे बिहेव, दे लिव, देयर पावर ऑफ मेमोरी, देयर डिसीजन मेकिंग पावर, देयर रीजनिंग कैपेबिलिटी वो कैसी रही होगी। तो ह्यूमन माइंड को हम स्टडी करते हैं इसमें, द माइंड ऑफ पास्ट पीपल, हाउ दे थॉट एंड देयर थिंकिंग, मेमोरी पावर, एंड ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी में। Colin Renfrew in their works in 1892, 93 and 94 defined cognitive archaeology or the archaeology of mind as the study of past ways of thinking through the material remains that have been unearthed। तो जो भी हमको material remains मिलता है खुदाई में, उन सभी को हम स्टडी करते हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्ली ह्यूमन की माइंड कैसा रहा होगा, वो उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी रही होगी। क्योंकि हर स्टेज के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो थोड़ा डिफर करते हैं। तो ह्यूमन माइंड की जो में भी इवोल्यूशन हुआ होगा समय के साथ, जैसा कि हम देखते हैं कि ग्रैनिक टेपेस्ट्री में लगातार बदलाव की वजह से ह्यूमन की थिंकिंग एबिलिटी भी चेंज होती गई और उन्होंने नई नई टूल टेक्निक्स नई नई अडॉप्ट की और कल्चर में एडवांसमेंट दिखाई देता है। तो इस तरह कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी का भी बहुत रोल है टू स्टडी द अर्ली पास्ट। देन एक्शन आर्कियोलॉजी आ जाती है। तो अभी तक हम आर्कियोलॉजी को देख रहे थे कि जो भी रिमेन्स मिलते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उसको हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, सिर्फ इतना ही हम आर्कियोलॉजी से रिलेट कर पा रहे थे। पर एक्शन आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि जो भी हमको अर्ली कल्चर के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, उसको हम प्रेजेंट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये एप्लीकेशंस कैसे कर सकते हैं अर्ली आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स या अर्ली इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट सोसाइटी जो भी मिलती हैं, उनको हम प्रेजेंट की लिविंग कल्चर्स या कंटेम्प्रेरी जो पीपल्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट सोशल कल्चर प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशंस कर सकते हैं आर्कियोलॉजिकल डेटा या इंफॉर्मेशंस का, उसी को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्शन आर्कियोलॉजी। So according to Savlov in 2008, it is involvement or the engagement with the problem facing the modern world through archaeology. It distinguishes action archaeologists to those who work for the living communities as opposed to those who research past communities. तो उन्होंने एक्शन आर्कियोलॉजिस्ट को बाकी आर्कियोलॉजिस्ट से अलग किया, क्योंकि एक्शन आर्कियोलॉजिस्ट लिविंग कम्युनिटीज़ के लिए वर्क करते हैं, जबकि बाकी आर्कियोलॉजिस्ट पास्ट कम्युनिटीज़ को ही स्टडी करते हैं। He pointed out that knowledge and skills of the archaeologists can be used in many other ways to solve the problems of contemporary people, like they help the permanent farmers increase crop yields, they aid city planners in reducing landfills, and guide local communities in tourist development and water management. तो अर्ली सोसाइटीज़ कैसे अपना इस तरह की जो सिचुएशंस आती होंगी, मान लीजिए फ्लड लाइक सिचुएशंस, तो उससे बचने के लिए वो कैसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते रहे होंगे, वो जो है वाटर का मैनेजमेंट कैसे करते रहे होंगे, क्रॉप यील्ड के लिए वो क्या करते, ये सारा कुछ हम उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कम्युनिटीज़ में के सर्वाइवल के लिए अप्लाई करते हैं और इस तरह उनको हम मदद कर सकते हैं, इसलिए इसको हम एक्शन आर्कियोलॉजी कहते हैं। इन दिस वे ये एक अप्लाइड आर्कियोलॉजी है, applied archaeology, action archaeology, and this way they not only help in understanding the past but also help in making a difference in today's world by actively engaged in problem solving। तो इस तरह डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं, सब फील्ड्स हैं आर्कियोलॉजी के, तो सबको हम लोगों ने स्टडी किया। Now here is a list of books and authors. Prehistoric settlement patterns in Viru Valley, Peru, 1953, and this book was written by Gordon R. Willie। तो गॉर्डन विली भी कह सकते हैं, गॉर्डन विली के द्वारा लिखी गई थी प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट पैटर्न्स। तो सेटलमेंट आर्कियोलॉजी पर गॉर्डन विली का वर्क है।
दो इन्होंने इनकी बुक देख सकते हैं, प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट पैटर्न्स इन द न्यू वर्ल्ड 1956। तो 53 एंड 56 में दो बुक लिखी इन्होंने प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट पैटर्न्स में, एक पेरू पे, एक न्यू वर्ल्ड पे, और गॉर्डन विली इसके ऑथर हैं। तो जब सेटलमेंट आर्कियोलॉजी पे कंट्रीब्यूशन की बात आएगी तो हम गॉर्डन विली का नाम देख सकते हैं। इस तरह एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी पे एक आर्टिकल लिखा था 1961 पर रॉबर्ट एशर ने। Robert Asher 1961 he wrote an article in American Anthropology Journal में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी। तो ये एक वर्क है एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी पर। इसी तरह न्यू पर्सपेक्टिव्स इन आर्कियोलॉजी 1968 पे ये बुक लिखी गई लेविस विनफोर्ड एंड सैली विनफोर्ड के द्वारा, जो कि न्यू आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो न्यू पर्सपेक्टिव्स इन आर्कियोलॉजी में ही उन्होंने न्यू आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था लेविस विनफोर्ड एंड सैली ने, और इसी बुक है न्यू पर्सपेक्टिव्स इन आर्कियोलॉजी। इट वाज रिटन इन 1968। देन कम्स टू कार्ल डब्ल्यू बर्जर। तो एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी में इनका बहुत योगदान है कार्ल बर्जर का, और इन्होंने ये एक बुक लिखी थी एनवायरमेंट एंड आर्कियोलॉजी एंड इकोलॉजिकल अप्रोच टू क्रिएटिविटी 1971 में ये बुक लिखी थी कार्ल बर्जर ने। देन नूनामुट एथनो आर्कियोलॉजी लेविस विनफोर्ड के द्वारा लिखी गई है। ये एक एथनो आर्कियोलॉजी है नूनामुट पीपल्स पर। तो ये 1978 पर लिखी गई एथनो आर्कियोलॉजी बाय लेविस विनफोर्ड। देन टुवर्ड्स एन आर्कियोलॉजी ऑफ माइंड, ये बुक कॉलिन रेनफ्रू के द्वारा लिखी गई। कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी के को इन्होंने ही मतलब अच्छे से डिफाइन किया था कॉलिन रेनफ्रू ने अपनी बुक व्हाट इज कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी 1993 में इन्होंने इसको लिखा था कॉलिन रेनफ्रू ने। उनकी एक बुक थी टुवर्ड्स एन आर्कियोलॉजी ऑफ माइंड जो 1982 में लिखा था। देन 1993 में व्हाट इज कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी लिखा। फिर एक और पॉपुलर बुक थी इनकी द एंशिएंट माइंड 1994 में, इसको भी कॉलिन रेनफ्रू ने लिखा था, और इसमें उन्होंने बताया कि कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी क्या होती है, अर्ली माइंड ह्यूमन माइंड कैसा था, इस सब पे उन्होंने स्टडी की थी। सिरामिक एथनो आर्कियोलॉजी लिखी थी डब्ल्यू लॉन्गेकर ने, और ये भी एक एथनो आर्कियोलॉजी बुक है जो सिरामिक पर है, मतलब पॉटरी टाइप्स पर उन्होंने स्टडी किया था, जो पास्ट एंशिएंट पास की जो पॉटरी टाइप थी उसको स्टडी किया, और प्रेजेंट मतलब लिविंग पीपल जो यूज़ करते हैं पॉटरी उसमें और उसमें सिमिलरिटीज देखते हुए उन्होंने कुछ आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ की, और इसी को हम सिरामिक एथनो आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो ये बुक में के रूप में उन्होंने पब्लिश किया था डब्ल्यू लॉन्गेकर ने। देन आता है आर्कियोलॉजी मैटर्स एक्शन आर्कियोलॉजी इन मॉडर्न वर्ल्ड, ये जेरेमी सेबलॉफ का बुक है। इन्होंने एक्शन आर्कियोलॉजी को डिफाइन किया था, तो जेरेमी ए सेबलॉफ आ जाते हैं। देन लैंडस्केप आर्कियोलॉजी में एक कंट्रीब्यूशन है निकोले ब्रैंटन का। निकोले ब्रैंटन का एक यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है लैंडस्केप आर्कियोलॉजी में, जो एक बुक चैप्टर है लैंडस्केप अप्रोचेज इन हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी द आर्कियोलॉजी ऑफ प्लेसेस। ठीक है, तो ये इट वाज ए बुक चैप्टर written by Nicole Branton. Now there is question, match the items in list 1 with the list 2. Use the codes given below. Theories in archaeological anthropology, first author to contribute. अब यहाँ पर है एथनो आर्कियोलॉजी, सेटलमेंट आर्कियोलॉजी, लैंडस्केप आर्कियोलॉजी, एक्शन आर्कियोलॉजी। इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये थ्योरीज या सब फील्ड्स किससे जुड़ी हुई है, और यहाँ पर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं इनके जो आर्कियोलॉजिस्ट वो इनके नाम दिए हुए हैं निकोल ब्रैंटन, जेरेमी सेबलॉफ, गॉर्डन विली एंड लॉन्गेकर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एथनो आर्कियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था लेविस विनफोर्ड की थी, नूनामुट एथनो आर्कियोलॉजी उन्होंने लिखा था, और एक सिरामिक एथनो आर्कियोलॉजी थी जो लॉन्गेकर की थी। तो यहाँ पर तो विनफोर्ड ने ही लिखा है, इसलिए एथनो आर्कियोलॉजी यहाँ पे लॉन्गेकर से जुड़ जाएगी। इसी तरह सेटलमेंट आर्कियोलॉजी है जो कि अभी उन्होंने पढ़ा था, प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट पे दो बुक्स गॉर्डन विली के द्वारा लिखी गई थी, तो सेटलमेंट आर्कियोलॉजी हम लगा देंगे गॉर्डन विली के साथ। देन लैंडस्केप आर्कियोलॉजी आ जाता है एंड एक्शन आ जाता है। तो लैंडस्केप को निकोल ब्रेंटन का था, निकोले ब्रेंटन ने ही
इस पे एक आर्कियोलॉजी लैंडस्केप आर्कियोलॉजी पे एक बुक चैप्टर लिखा था। तो निकोल ब्रेंटन एंड एक्शन आर्कियोलॉजी इट वाज डिफाइंड बाय जेरमी एसबलॉक इन बुक एक्शन आर्कियोलॉजी। तो ये एक हो गया जेरमी एसबलॉक का। तो अब हम यहाँ पे इसको मैच करा देते हैं। ए का हो जाएगा, क्या बोला था हमने, एथनो आर्कियोलॉजी, सिरेमिक एथनो आर्कियोलॉजी। तो लॉन्गेकर हो गया, ए का फोर्थ हो जाएगा। तो फोर्थ थर्ड में दिया हुआ, ए का फोर्थ दिया हुआ है, सेटलमेंट का थर्ड, ठीक है, गॉर्डन वेली, लैंडस्केप का लिकोल ब्रेंटन, वेरी गुड, एंड एक्शन आर्कियोलॉजी जेरमी एसबलॉक, एकदम सही है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह और भी क्वेश्चंस आप इससे जुड़े हुए लगा सकते हैं।